So good evening, everyone. Some of the outlines of the topics you already know it. We are talking about how to close entries, project, then grants, then any expenditure grouping, staff advances, depreciation. So we will take one by one all the subtopics, but not in the continuation manner. I have my own pace and so I will follow the same way. तो ये नहीं कि हर एक टॉप सब टॉपिक के ऊपर, बट ये सारे सब टॉपिक कवर हो जाएंगे. So let us start with step one. किसी भी फाइनलाइजेशन का स्टेप वन होता है आपका टेली वाउचर्स या एक्सपेंसेस पूरा कंप्लीट होना चाहिए. बगैर उसके इफ यू गो इनटू द फाइनलाइजेशन स्टेज तो लेटर ऑन आपको बहुत दिक्कत होगी, बहुत रिवीजन करना होगा. सो बेसिकली फर्स्ट मेक श्योर दैट ऑल ऑफ योर वाउचर्स हैज बीन कंप्लीटेड. मतलब जितने एक्सपेंडिचर्स हैं सारे बुक हो चुके हैं. बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन इस साल बहुत दिक्कतें आ रही है. जिस जिस जगह पर मैं कंसल्टेंसी कर रहा हूँ मुझे पता है अभी भी मार्च के वाउचर्स आ रहे हैं. देयर आर मेनी बैकलॉग्स. तो इतना बैकलॉग है कि अभी भी जो प्रोग्राम स्टाफ है, फील्ड वर्कर्स है, अभी भी वाउचर्स वगैरह एक्सपेंडिचर्स वगैरह भेज रहे हैं. तो बिफोर गोइंग इनटू फाइनलाइजेशन इन माय ओपिनियन यू शुड गिव अ कट ऑफ डेट टू ऑल द स्टाफ. तो आप अपने एक मैनेजमेंट से बात करके, एक प्रोग्राम स्टाफ से डिस्कस करके एक कट ऑफ डेट दे दीजिए. जैसे अभी हमारा जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंसल्टेंसी चलता है, आई हैव गिवन 1 जुलाई. मतलब कि 1 जुलाई एंड आई पुट इट इन अ मेमो. एक मेमो ही निकाल दिया, ऑफिस मेमो, कि सब लोगों को 1 जुलाई तक सारे वाउचर्स आपको अकाउंट ऑफिस में डिपॉजिट कर देने हैं, हेड ऑफिस में. उसके बाद कोई वाउचर्स एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे. So that is how it is. आपको एक कट ऑफ डिसाइड करना होगा. दूसरा एक दिक्कत बिकॉज ऑफ दिस कोविड एंड लॉकडाउन के हिसाब से पड़ा हुआ है. 31 मार्च तक एक्सपेंडिचर तो हो चुके थे, बट बिकॉज वाउचर्स बिल्स वगैरह अकाउंट ऑफिस में नहीं मिल पाए कि 22 तारीख को लॉकडाउन हो गया, तो क्या अप्रैल में पे कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली you can pay in April if you are following accrual basis accounting system. Accrual and cash basis accounting system. Accrual basis means जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है उसको जिस दिन हुआ है उस दिन अकाउंटिंग में बुक होना चाहिए. चलिए गिव एग्जांपल कि आज आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आज आया, उस पर आज का डेट डाला हुआ है, तो यू हैव टू टेक इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इन द बुक्स टैली में टुडे इटसेल्फ. भले ही फिर आप पेमेंट कर रहे हो 10-15 डेज बाद, करेक्ट. तो आज आप जेवी डालोगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बुक करोगे, एंड आफ्टर 15 डेज जब आप पेमेंट करोगे चेक से तो तब पेमेंट का एंट्री होगा. दिस इज बेसिकली अक्रूवल सिस्टम. What is a cash basis system? Cash basis system means when you make the payment, you book into the books of accounts expenditure. तो आज इलेक्ट्रिसिटी बिल आया तो आज एंटर करने की जरूरत नहीं है. इफ आफ्टर 10-15 डेज जब एक्सपेंडिचर पे होगा, then only you have to enter into books of accounts. तो जो हमारी बात चल रही थी कि 31 मार्च तक अगर एक्सपेंडिचर हो चुके हैं बट उसका पेमेंट नहीं हुआ था, वो अप्रैल में होने वाला है या मई में हुआ या जून में हुआ, तो क्या उसको एज अ पेएबल 31 मार्च को बुक कर सकते? तो यस, इफ यू हैव अक्रूवल सिस्टम बेसिस सिस्टम तो कर सकते हैं. कैसे पता चलेगा आपका अक्रूवल सिस्टम है या नहीं है? आपके ऑडिटर ने नोट्स ऑन अकाउंट में लिखा होता है. अगर नहीं लिखते तो आपको इंसिस्ट करना है कि उसको लिखा जाए. तो आप लास्ट ईयर का ऑडिट रिपोर्ट निकाल के अगर नोट्स या ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे तो कहीं पर लिखा होगा दैट यू फॉलो अक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस. इफ योर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कैश बेसिस सिस्टम then you cannot book payable expenditure as on 31st March and make payment in April and June. अगर कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो जब अप्रैल या जून में पेमेंट करोगे तब ही आपको बुक करना है. यू कैन नॉट बुक पेएबल एक्सपेंडिचर, करेक्ट.
Second important thing related to this is take return approval from funding agency, because I have seen many funding agency basically वो यही करते हैं कि you cannot book payable expense. अगर if you have spent then only book in the tally या हमारे यूसी में लिखिए. जनरली ऑडिट फी के मामले में ये बहुत बार होता है, बिकॉज ऑडिट फी पेएबल बुक रखना होता है एंड देन पेमेंट दिखाना होता है. सो इन माय ओपिनियन, if you are booking such kind of expenses as on 31st March, payable expenses कि जिसका पेमेंट अप्रैल में या जून में हुआ है, so in my opinion you should basically take the permission return either in mail, return approval from funding agency. Why? Because see, funding agency को तो दिक्कत नहीं होगी. आपको अगर आप फोन करोगे, ओरली परमिशन लोगे, तो वो बोलेंगे कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट मार्च में खत्म हो रहा है, मार्च का एक्सपेंडिचर बुक कर दीजिए, भले ही पेमेंट कभी भी हुआ है. बट प्रॉब्लम होती है जब जब होता है थर्ड पार्टी ऑडिट, है ना, फंडिंग एजेंसी का भी कोई ऑडिट करना आपके यहाँ आता है, तब जाके दैट ऑडिटर आस्क फॉर द डॉक्यूमेंटेशन कि बताइए कहाँ पर अप्रूवल है. At that time it will be helpful to you. Correct? So before starting finalization, first thing चेक कर लीजिए सारे वाउचर्स आ चुके या नहीं आ चुके, और अगर इस तरह के कुछ केसेस है बिकॉज ऑफ दिस कोविड कि आपके पेएबल्स में जाना है, तो डेफिनेटली रिटर्न अप्रूवल ले लीजिए, है ना. सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. चलिए नेक्स्ट इज, वंस यू डिसाइडेड कि आपके सारे एक्सपेंडिचर आ चुके, आपको करना क्या है, आपको बेसिकली करना है प्रोजेक्ट रिकंसिलिएशन. इसमें होता क्या है, बिकॉज समटाइम्स दिस हैपन ना, यू बुक ऑल द एक्सपेंडिचर, अकाउंटेंट ने बुक कर दिया एक्सपेंडिचर, लेटर ऑन व्हेन यू फाइनलाइज इट, आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का जब यूसी बनाते हैं या फाइनलाइज करते हैं, एट दैट टाइम प्रोग्राम स्टाफ बोलता है कि नो दिस ट्रेनिंग डजंट गो हियर, या इस एक्सपेंडिचर को यहाँ पर बुक नहीं करना था, बजट हेड चेंज होता है, और एल्स ऑल टुगेदर प्रोजेक्ट ही चेंज हो जाता है कि नहीं इस प्रोजेक्ट में बुक नहीं करना है, उस प्रोजेक्ट का बुक ये एक्सपेंडिचर था. So in such scenario it will be very difficult for you to again prepare everything. So my opinion, आप एक्सपेंडिचर वंस फाइनलाइज इन द टैली, तो सारे प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर का एक लेजर निकाल लीजिए, आइदर इन अ लेजर और कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर जैसे भी आप मेंटेन कर रहे हैं, एंड गेट दी प्रोग्राम मैनेजर या जो भी प्रोग्राम ऑफिसर है उनका एक कंफर्मेशन ले लीजिए. करेक्ट? कि एक बार आप लाइन टू लाइन आइटम, बजट आइटम चेक कर लीजिए, कंपेयर इट विद द अप्रूव्ड बजट. सी वी हैव वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, आपको भी पता है कई फंडिंग एजेंसी दो बार रिवाइज अब बजट होता है, 3 बार, नोबडी नोज कि अप्रूव बजट क्या है. एट दैट टाइम बहुत दिक्कतें होती है. सो इट इज बेटर दैट यू टेक द कंफर्मेशन फ्रॉम प्रोग्राम स्टाफ कि ये आपका ये प्रोग्राम था, आपके इतना एक्सपेंडिचर है, चेक विथ योर रिवाइज बजट, अप्रूव्ड बजट, और मुझे बताइए कोई गलती है कि नहीं है, देन ओनली गो फर्दर. Second, I have seen many organizations like booking expenditure, है ना, वो तो हम लोग एनजीओ उसी को हमने तोड़ फोड़ के मॉडिफाई करके यूज कर रहे हैं हम लोग कॉस्ट सेंटर में. देन सो इट इज बिकॉज ऑफ दैट वी यूज कॉस्ट सेंटर एज अ प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर, मतलब प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर बुक करने के लिए. बट इन माय ओपिनियन इट इज नॉट अ फुल प्रूफ सिस्टम, नॉट अ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बेसिकली. सो आपको करना क्या है, इस तरह से, सी यू कैन सी हियर, मेक श्योर कि आपके जो लेजर एक्सपेंडिचर है, हियर यू कैन सी आईजीएस, उसके लेजर एक्सपेंडिचर का टोटल, ग्रुप का टोटल एक्सपेंडिचर इतना है. एंड सेम वे इफ यू सी इन कॉस्ट सेंटर ऑफ आईजीएसएस, इट विल बी शोइंग द सेम एग्जैक्ट सेम अमाउंट. अगर ये नहीं है देन आपका कहीं पर दिक्कत है. व्हाई? बिकॉज टैली इज नॉट अ फुल प्रूफ. आपको भी पता है जब आप एंट्री करते हैं टैली में, व्हेन यू डेटा एंटर, इट इज पॉसिबल बाय मिस्टेक कोई और कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट हो गया, कोई और कॉस्ट कैटेगरी एंटर हो गई,
तो बहुत दिक्कतें आती। सो बेसिकली मेक श्योर that all the project expenditure cost centers are in align with the ledger accounts, मतलब वो एक alignment में हो, otherwise ये problem करेगा। So what generally I do, I prefer to do, मैं एक इस तरह से एक expenditure statement बना लेता हूँ पूरा grant का, जिसमें opening grant कितना था, कितना received हुआ during the year, और बाकी जो adjustment होता है transfer, interest वगैरह, expenditure कितना था, and what is your closing balance. Why you have to prepare this annexure? Because many a time it happen ना, जब हम reanalyze करते हैं तो मुझे पता चलता है कि बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट हैं जो 5 साल पहले खत्म हो गए, and there is some minus balance or plus balance 500, 600, 2000 nominal amount, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है as a closing balance. Nobody bothers to rectify it or square it off. तो वो वहीं रहता है 3-3, 4-4 साल तक. So when जब भी ऐसे कुछ देखता हूँ, when I ask accountant, तो वही स्टैंडर्ड आंसर रहता है कि सर वो तो 3 साल पहले प्रोजेक्ट खत्म हो गया और इतना बैलेंस था. So आप एक इस तरह से स्टेटमेंट बना लीजिए for all the project, so that you can identify कि कौन से प्रोजेक्ट्स खत्म हो चुके हैं और इसलिए उसको या तो जीरो कर दे या स्क्वायर्ड ऑफ कर दे या जिस तरह से भी उसका ट्रांसफर एंट्री करना है. So this is very important statement you have to prepare. That is a grand statement, expenditure statement जो भी आप उसको बता रहे हैं. Then you move ahead to next step, that is unspent grant. आप ये देखिए जो क्लोजिंग बैलेंस है प्रोजेक्ट का, now this closing balance should transfer to balance sheet. इसको या तो अनस्पेंड ग्रांट है या रिसीवेबल ग्रांट है. अनस्पेंड ग्रांट यू नो कि आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने फुल पैसा दे दिया, एज ऑन 31 मार्च आपके पास उसका पैसा बच गया, अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, इट इज इन कंटिन्यूएशन, तो उतना जो पैसा बच गया दैट इज योर अनस्पेंड ग्रांट. समटाइम्स इट हैपन फंड नहीं आया, आपने ऑलरेडी एक्सपेंडिचर कर चुके, then it is your receivable grant. So you have to take it from funding agency, that is your receivable grant basically. उसका accounting कैसे करना है? So I'll just give you an example this way. Suppose your project period is from January to December and you received a grant of 10 lakhs in January. Up till March you have spent only 2 lakhs, so 8 lakh is your balance. तो अगर 8 लाख के लिए आपने कोई एंट्री रेक्टिफाई ट्रांसफर एंट्री पास नहीं किया तो क्या होगा? हाउ योर अकाउंटिंग लुक्स लाइक दिस. सो योर ग्रांट रिसीव 10 lakhs इनकम साइड, प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर 2 lakhs, बाकी का 8 लाख 8 lakhs जो करंट ईयर में था वो पड़ा रहेगा. नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नो ग्रांट रिसीव्ड, सो ग्रांट रिसीव 0, बट जो 8 लाख थे आपके पास पड़े हुए थे, यू हैव टू स्पेंड इट. So this method is wrong. अगर इस तरह आप उसको दिखा रहे तो ये गलत है. होना क्या चाहिए कि आउट ऑफ 10 lakhs ग्रांट जो भी बच गया था पैसा, here 8 lakh rupees should be transferred to unspent grant. बहुत ऑर्गेनाइजेशन ये कर रहे हैं. वहां दिक्कत आती है जहां पर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन रूरल है या उनके सीए को कुछ पता नहीं चल रहा है इस तरह का, वहीं पर दिक्कत आती है. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस डूइंग प्रॉपरली इस तरह से. कैसे करना है? सो 8 lakh rupees इज योर अनस्पेंड ग्रांट. यू हैव टू पास एंट्री एंड ट्रांसफर दिस 8 lakh एज एन अनस्पेंड ग्रांट टू द बैलेंस शीट, करेक्ट? एंड योर इनकम एक्सपेंडिचर लुक्स लाइक दिस, वेयरइन आपका ग्रांट रिसीव्ड हुआ 10 lakhs, आउट ऑफ 10 lakhs 8 lakh is not spent in the current year, वो तो next year का है. So remove it from your current year income expenditure account, उसको यहाँ से निकाल दीजिए. And current year का ग्रांट कितना है? 2 lakhs, उसके सामने प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर आपने स्पेंड किए 2 lakhs. 8 lakhs goes into the balance sheet as on 31st March by passing the entry जो मैंने एंट्री लिखा हुआ है. What you have to do on 1st April, because अभी प्रोजेक्ट तो कंटिन्यू है, आपको और 8 lakhs नेक्स्ट ईयर में प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर आएंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू,
you have to reverse the entry in the next year. 1st April 2020 को आपको क्या करना है? You have to just pass the entry reverse, जो ऊपर का पास किया है उसका reverse entry डाल देना है, so that in that year also your grant becomes 8 lakhs, उसके सामने 8 lakh का expenditure आएगा. This is called grant closing entry, which is very important. Hope you all understand this. Same way in case of payable receivable grant, मतलब grant बाकी लेना है, तो वो आपको रिवर्स एंट्री करना है, मतलब के रिसीवेबल के हिसाब से दिखाना है. Unspent grant your liability. So liability it is your, because somebody has given you the 10 lakh rupees और उसका पैसा आपके पास पड़ा हुआ है 8 लाख रुपया, and you have to spend because you have made an agreement with them कि हम ये पूरा यूज करेंगे. So you are liable to spend it. So it is basically your liability. Correct. So once you pass this closing entry for all the projects, then only your income expenditure is perfect. फिर एक नया income problem होता है income expenditure में, that is a depreciation. Depreciation is somebody is asking, it could be under asset, Ranjita. Nahi, Ranjita, it is not under asset. Unspent grant is your liability, and it should go into the liability side. Receivable grant is your asset. You did from NGO, so sorry, funding agency. So basically, unspent grant is a liability and receivable grant is asset. Okay, so let's move ahead. Depreciation, बहुत dilemma है, because again, as I said, NGO के depreciation के लिए कहीं भी कोई accounting standard नहीं है. कॉर्पोरेट में अगर डेप्रिसिएशन गिनना है तो पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मिलेगा, गाइडेंस नोट्स मिलेंगे, इंस्टीट्यूट ने जो इश्यू किए है, सब जगह उसका जिक्र है. बट इन केस ऑफ एनजीओ कुछ भी डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं है कि एनजीओ का डेप्रिसिएशन कैसे गिनना चाहिए. ना इनकम टैक्स में, ना एफसीआरए में कहीं नहीं लिखा हुआ है. तो होता क्या है, सब लोग अपने हिसाब से डेप्रिसिएशन का एंट्री बुक करते हैं एज पर देयर फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग. Now, in my opinion, depreciation गिनना नहीं गिनना, कैसे गिनना, it depends on from which funds you purchase the assets. Originally आपने कौन से fund से purchase किया था? If you purchase from own funds तो अलग treatment होगा. If you purchase it from the funding agency fund तो एक separate treatment होगा. So let's see how it looks. I have modified these slides जो Tuesday था, थोड़ा कंफ्यूजिंग था, तो मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है. तो व्हेन यू परचेज फिक्स असेट फ्रॉम ओन फंड्स मतलब आपका डोनेशन हो गया, जनरल डोनेशन आ गया, आपके पास इंटरेस्ट का पैसा पड़ा हुआ है, जनरल रिजर्व का पैसा पड़ा हुआ है, इट्स योर ओन फंड, नॉट अ रिस्ट्रिक्टेड फंड ऑफ एनी फंडिंग एजेंसी. तो अगर आपका पैसा है, ओन फंड है एनजीओ का, एंड यू परचेज फिक्स असेट, तो बहुत सिंपल है. जब फिक्स असेट परचेज कर रहे हैं, फिक्स असेट अकाउंट टू बैंक अकाउंट, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट. सिंपल एकदम प्लेन अकाउंटिंग एंट्रीज, ये सबको पता होती है. प्रॉब्लम है यहां पर, इफ यू परचेज इट फ्रॉम फंडिंग एजेंसी ग्रांट, फंडिंग एजेंसी ग्रांट से अगर आपने परचेज किया हुआ है, देन यू हैव टू पास वन एक्स्ट्रा एंट्री, दिस वन जो डार्क किया हुआ है बोल्ड में, ग्रांट अकाउंट XYZ and transfer it to fixed asset fund, capital fund. I'll explain why it is. तो आपका एक बजट है, suppose 10 lakhs is your approved budget, and out of 10 lakhs you ask 1 lakh rupees for computer, correct? Now in accounting terms, out of 10 lakhs, 9 lakhs is your revenue grant
एंड 1 लाख जिसके लिए कंप्यूटर आपको लेने थे, विच इज योर कैपिटल ग्रांट बेसिकली। बट हमारा क्या है कि वो पूरा फंडिंग एजेंसी एक साथ ग्रांट देती है, उसका अप्रूव बजट भी एक ही साथ लाइन आइटम में लिखा होता है, तो वी नेवर थॉट ऑफ दिस कि ये कैपिटल ग्रांट है और उसको सेपरेट लेना चाहिए। तो क्या होता है, जब 10 लाख रुपए आ जाते हैं, वी पुट इट एज अ ग्रांट इन इनकम एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू ग्रांट इनकम एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए, कैपिटल ग्रांट इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाता, इट इज नॉट इनकम बेसिकली। दैट्स व्हाई वी हैव टू ट्रांसफर दिस अमाउंट फ्रॉम ग्रांट अकाउंट, तो ग्रांट अकाउंट डेबिट जो भी प्रोजेक्ट का है, एंड ट्रांसफर इट टू फिक्स असेट फंड और अ कैपिटल फंड जो जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड or the capital side basically. Clear? I think it is clear for everyone. So when you purchase fixed asset, you have to pass two entry. One, usual सा जो बैंक से पेमेंट होता है फिक्स एसेट परचेज का. Second, ट्रांसफर कैपिटल ग्रांट फ्रॉम इनकम एक्सपेंडिचर, मतलब ग्रांट अकाउंट जो आपका इनकम एक्सपेंडिचर है वहां से आपको उसको ट्रांसफर करना है कैपिटल फंड में, करेक्ट। तो अगर आपने 1 लाख रुपीस के कंप्यूटर परचेज किए तो एक एंट्री होगा फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट 1 लाख, बैंक अकाउंट क्रेडिट 1 लाख। सेकेंड एंट्री टू पास, आपको पास करना है ग्रांट अकाउंट डेबिट 1 लाख, मतलब कि आपका जो इनकम एक्सपेंडिचर में ग्रांट था उसमें से 1 लाख निकल जाएगा और कहां पर लेके जाएंगे उसको, फिक्स एसेट फंड या कैपिटल फंड में 1 लाख रुपीस, करेक्ट। ये हो गया जब फिक्स एसेट परचेज किया था तब। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, ये नॉर्मल सा जो डेप्रिसिएशन का एंट्री होता है। देन अगेन यू हैव टू ट्रांसफर इट टू फिक्स एसेट फंड और अ कैपिटल फंड एंड देयरबाय यू रिड्यूसिंग कैपिटल फंड आल्सो। तो आप ये देख लीजिए, समझ लीजिए, बिकॉज द थंब रूल इज कि आपके बैलेंस शीट में जितना फिक्स एसेट फंड या कैपिटल फंड है उतनी ही फिक्स एसेट्स होने चाहिए। I'll answer later on धीरेन्द्र about your invoice value और उसकी बात के, है ना, that is a separate thing, we are talking about finalization right now. So please understand this, it is very clear that दो ट्रीटमेंट अलाउ हो गए। सबसे पहले तो अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप अपने फंड से असेट लेके आ रहे हो और फंडिंग एजेंसी का असेट है, दोनों पर अगर सेम ट्रीटमेंट से डेप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब कि आप कुछ गलत कर रहे हो, है ना। यू हैव टू पास दिस एक्स्ट्रा एंट्री, सो काइंडली नोट इट डाउन। इस एंट्रीज को करना है आपको। आप ऑडिटर्स से आप उसको कंफर्म करवा लीजिए एंट्रीज करने से पहले। All of you can hear me? Somebody is not getting my voice. Mr. Sharma, now can you hear me? Yes. Can you hear me? Just hold on. Can you hear me? Anyone? Yes? Okay. Sir, if not properly, then maybe your connection have a problem. If my voice is breaking, then check your connection, net connection. Otherwise, many people can hear me. Okay. So just note it down. This entries you have to pass. Correct. So now let's move on to a rate, depreciation rates. Correct. इन केस ऑफ FCRA, FCRA पे भी डेप्रिसिएशन होना चाहिए। फंडिंग एजेंसी अगर आपको FC फंड दे रही है और उसमें कैपिटल कॉस्ट है, फिक्स एसेट है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन होना चाहिए। सी आपको मैं बता दूं व्हाई वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के 3 पर्पस है कैलकुलेट करना। 1, टू बुक एज एन एक्सपेंडिचर। जनरली इन कंपनीज वो एक्सपेंडिचर बुक करने से टैक्स में बेनिफिट होता है। तो एक तो ये है डेप्रिसिएशन गिनना कि आपको एक एक्सपेंडिचर में उसको अलाउ मिलता है, ठीक है। सेकंड,
यू हैव टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द फिक्स असेट, मतलब आपका फिक्स असेट का वैल्यू आपको रिड्यूस करना है बैलेंस शीट में। मतलब जो सही तरीके से शो होता है कि कोई अगर असेट आज परचेज किया तो 2 साल बाद उसका डेप्रिशिएशन मतलब वैल्यू उतना नहीं रहेगा, ऑब्वियसली वेयर एंड टेयर। तो आपको उसका रियल वैल्यू दिखाना है फिक्स असेट पे, एंड दैट्स व्हाई डेप्रिसिएशन इज इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज फ्रॉम एफसी और वेदर इट इज फ्रॉम लोकल फंड। रेट्स जनरली वी फॉलो रेट ऑफ इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट के डेप्रिसिएशन रेट नहीं फॉलो करते हैं। एनजीओ में वी फॉलो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, जो मैंने कुछ मोटे मोटे यहाँ पर लिखे हुए हैं। इफ यू वांट टू सी इट इन डिटेल यू कैन वेरीफाई दिस इन इनकम टैक्स वेबसाइट। तो आप देख सकते हैं बिल्डिंग इज 10%, फर्नीचर 10, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर एंड व्हीकल। और डिटेल में अगर आपको और कोई है अपार्ट फ्रॉम दिस फिक्स असेट तो आप उसको डिटेल में आगे देख सकते हैं। next step is you have to reconcile your books of accounts with a document name called 26AS, which is TDS certificate statement. सबको पता है TDS certificate 26AS, करेक्ट? So in NGO जनरली वी हैव अ इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, जिसके ऊपर मेनली टीडीएस कटता है ना। तो हमारा इनकम होता है इफ वी हैव एफडीज एंड एटसेट्रा एंड पुट इट इन ऑन इंटरेस्ट, तो जो इंटरेस्ट मिलता है बैंक डिडक्ट टीडीएस, बैंक वो नहीं देखता है क्या बैंक को टैक्स नहीं है, that amount goes into this statement called 26AS और a TDS statement, जहां पर आपके अकाउंट का टीडीएस कितना कितना है वो दिखता है, कहाँ किसके डिडक्ट किया हुआ है, कौन सी बैंक में, कौन सी एफडी पे कितना इंटरेस्ट दिया, कितना टीडीएस डिडक्ट किया, वो सारा फॉर्म नंबर 26AS से दिखता है। नाउ प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम इज बिकॉज बैंक डिडक्ट टीडीएस इन वेरी ओल्ड फैशन मैनर। हर बैंक का अपना अपना सिस्टम है एंड विच इज नॉट अ गुड सिस्टम। हम सबको पता है हर बैंक अपना अपना सिस्टम के हिसाब से डिडक्शन करती है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करती है, टीडीएस डिडक्ट करती है, विच इज नॉट अ फुल प्रूफ सिस्टम। तो ऑब्वियसली जब आप 26AS लेके बैठेंगे आपके साथ मैच करने के लिए आपके इंटरेस्ट अकाउंट के साथ, तो बहुत दिक्कतें आएगी। उसके कुछ रीजन बैंक के सिस्टम है, बैंक नॉट शोइंग करेक्टली अकाउंट नंबर और इंटरेस्ट, या उनका इंटरेस्ट देने का मेथड डिफरेंट है, डेट्स अलग अलग रहते हैं, एंड ऑल दिस प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है कि यू कैन नॉट मैच एग्जैक्टली विथ योर इंटरेस्ट अकाउंट। कुछ हमारा भी दिक्कत है, आई हैव सीन मेनी ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा एफडी एक साथ एक ही बैंक उसमें डाल देते, ठीक है, मतलब एक अकाउंट बनाया फिक्स असेट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एवरी एफडी, मतलब अगर आपका 10-12 एफडी है सारा उसी में जाता है, कुछ मैच्योर हुआ, कुछ इंटरेस्ट आया, कुछ नया करवाया इन वन लेजर अकाउंट, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। सो इन माय ओपिनियन आपको एफडी के लेजर्स इस तरह मेंटेन करने चाहिए जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं अभी। वेरी क्लियरली मेंशन एफडी अकाउंट नंबर so that it will be very easy for you to trace it down। तो आपके पास एक टीडीएस सर्टिफिकेट है, आप बैंक से मांगोगे तो एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलेगा, उसमें बहुत क्लियरली नंबर्स होंगे, आपके पास आपके लेजर्स में भी एफडी नंबर्स होंगे, सो यू कैन इजीली मैप इट अप, और जो एंट्रीज मिस हो चुकी है उसको आप फिर से एंट्री कर सकते हैं। सो प्लीज जब भी आप एफडी के अकाउंट, लेजर अकाउंट बनाएं, प्लीज मेंशन द नंबर, एफडी का जो नंबर है, वेरी यूजफुल। सेकेंड जो प्रॉब्लम आता है अक्रूड इंटरेस्ट। व्हाट इज अक्रूड इंटरेस्ट? बेसिकली अक्रूड इंटरेस्ट मींस वो इंटरेस्ट जो मार्च में ड्यू हो चुका है पर हमें मिलेगा कब? जून जुलाई, जब एफडी मैच्योर होगी तब मिलेगा।
नाउ व्हाट इज आवर प्रॉब्लम, बिकॉज वो जब एफडी, सपोज आई गिव यू द एग्जांपल, अगर आपने जनवरी से जून का एक एफडी डाला हुआ है 6 मंथ का 1 लाख रुपीस का, तो आपको विथ इंटरेस्ट 1,08,000 सपोज जून में मैच्योर होंगे, तो आपके बैंक अकाउंट में तब क्रेडिट होंगे इन द मंथ ऑफ जून एट द मैच्योरिटी डेट। बट बैंक क्या करती है, 31 मार्च को आपको वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं करती है, बट सिर्फ दिखाती है, उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करती है। अब आपको कहाँ पता चलेगा, आपको तो जब जून में एफडी मैच्योर होगी, आपके अकाउंट में पूरा पैसा आएगा, तब जाके पता चलेगा कि कितना इंटरेस्ट है। सो अक्रूड इंटरेस्ट इज बेसिकली जो इंटरेस्ट मार्च में ड्यू है, जिसके ऊपर बैंक टीडीएस डिडक्ट करती है, पर हमें बिल्कुल पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि हमारा एफडी मैच्योर होने वाला है जून जुलाई, तब हमें जब क्रेडिट होगा तो पता चलेगा। बट 26 डेज में वो लिखा होता है, सो यू हैव टू पास अकाउंटिंग एंट्री फॉर दैट, और फिर आपका उसके साथ मैच होगा, उसको बोलते हैं अक्रूड इंटरेस्ट का एंट्री। वो इस तरह लगेगा, आपका अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा, जितना टीडीएस डिडक्ट किया वो टीडीएस डेबिट होगा, और एफडी इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने ऑडिटर से बोले कि इतना इंटरेस्ट हमारा अक्रूड इंटरेस्ट है जो टीडीएस सर्टिफिकेट में दिख रहा है, आप सजेस्ट कीजिए कि किस तरह एंट्री करना है। बट आपको एंट्री पास करना है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आई हैव सीन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स जहां पर ऑडिटर क्या करेगा, बिकॉज आपका इनकम टैक्स पासवर्ड उसके पास भी है, सो वो तो अपने हिसाब से डाउनलोड कर देगा आपका 26 ईयर्स, और वो मैच करके एक्सेल में जहां पर आपका इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट है वहां पर सारे करेक्ट फिगर डाल देगा, बट इन योर टैली उतना मिसिंग रहेगा। अब इफ यू आर नॉट पासिंग दिस एंट्री, करेक्ट। इफ यू हैव अ फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, अगेन मतलब फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट उसको क्या बोलते हैं कि अगर आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है अकाउंट में तो वो ऑटोमेटिकली एफडी कर देते हैं। व्हेन यू राइट अ चेक, एफडी तोड़ के वापस करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं। दैट इज अ फ्लेक्सी अकाउंट। व्हाटएवर द टाइप ऑफ द अकाउंट इज, you have to ask interest certificate from bank, download 26 AS certificate from income tax website, और फिर मैच करिए। कोई भी टाइप का अकाउंट हो वो रिकंसाइल होना ही चाहिए। So let's move again, जो 26 AS है उसमें और एक टीडीएस भी आता है अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट, अदर इनकम। तो एक क्वेश्चन था कि क्या ग्रांट के ऊपर टीडीएस होता है? नहीं होता है। बट बहुत सारी कॉर्पोरेट्स जो सीएसआर फंडिंग दे रही है वो टीडीएस काट के वो सीएसआर पैसा दे रही है, विच इज रॉन्ग, विच इज कहीं भी इट्स नॉट इन अ टीडीएस एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट, करेक्ट। बट कॉर्पोरेट को ये हैबिट है ना, वो कॉर्पोरेट का फाइनेंस मैनेजर, उसको पता है कि जो भी पेमेंट करना है उस पर टीडीएस काट लो। He doesn't understand that CSR is a grant and TDS cannot be on the grant. तो बहुत बार ऐसा होता है, एंड बिकॉज एनजीओ को भी पता है कि ये बहुत दिक्कतों के बाद, एंड आप सी फंडिंग का, वी नो दैट देयर आर लेस फंडिंग, एंड यू गेट सीएस then you surrender to, so when they did you, आपको आना चाहिए why TDS not deducted on CSR grant। आप उसको देखिए कि उसके ऊपर तो TDS नहीं हुआ है, करेक्ट। सेकंड होता है when you give income, एक ऑर्गेनाइजेशन का हॉल है, एंड अगर आपने हॉल सर्विस, हॉल रेंट पर दिया या कैटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड किया और सर्वे और समथिंग लाइक टेक्निकल सर्विसेज, तो भी अदर ऑर्गेनाइजेशन या जो सामने वाली पार्टी है डिडक्ट टीडीएस, सो इट शुड गो इनटू योर इनकम। व्हाई आई हैव पुटेड दिस इन हियर, बिकॉज व्हेन यू गो फॉर अ स्क्रूटिनी, जब आपका स्क्रूटिनी में केस आता है, इनकम टैक्स ऑफिसर फर्स्ट ऑफ ऑल मैच योर इनकम विथ टीडीएस सर्टिफिकेट।
तो आपके बैलेंस शीट में या इनकम एक्सपेंडिचर में जो आपका इनकम है उसके साथ वो एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट मैच होना चाहिए 26 है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे सीए भी इस पे ध्यान नहीं देते, है ना। तो सीए को भी वो इतना पता नहीं चलता है कि मैच होना चाहिए। बहुत सारे ऑडिटर्स, आपका एग्जैक्ट जितना 26 ईयर्स में इनकम दिख रहा है उतना आपके अकाउंट में होना चाहिए इनकम एक्सपेंडिचर में, या उससे ज्यादा ऑब्वियसली। और टीडीएस भी उतना ही आपके बैलेंस शीट में दिखना चाहिए एज अ टीडीएस रिफंड और टीडीएस रिसीवेबल। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके ऑडिटर नहीं कर रहे तो आपको उनको बोलना है कि ये रिकंसाइल करना है या आपको रिकंसाइल करना है, बट विदाउट रिकंसाइलिंग दिस 26 ईयर्स डोंट गो अहेड फाइनलाइजेशन में। ठीक है, सो दिस आर टॉपिक्स अबाउट इनकम एक्सपेंडिचर। नाउ वी विल मूव टू द असेट साइड, बैलेंस शीट साइड। तो बैलेंस शीट में फर्स्ट आइटम इज फिक्स असेट। I'll give you one example, very interesting. In one of the organization, जब मैं एक एनालाइज कर रहा था प्री फंडिंग एजेंसी के लिए, उनके बजट में एनजीओ हैज आस्क 3 बाइक और उसमें उसका बजट डाला हुआ था 1,50,000 अराउंड 2 लाख। So 3 bikes. When I analyze last year balance sheet, I have seen that already in fixed asset, जो annexure देते fixed asset का, there was a vehicle. उन्होंने लिखा था vehicle and some 90,000 और 1 lakh rupees figure था उसमें। So I curiosity से मुझे पता था it's a small organization और उनका कोई गाड़ी बाड़ी नहीं है उनके पास। So I asked them कि ये जो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में फिक्स असेट में व्हीकल्स दिख रहे हैं वो क्या है। सो दे सेड के वो पुराने कोई प्रोजेक्ट था उसके बाइक है। तो देन आई रोड टू फंडिंग एजेंसी कि उनको बाकी नए व्हीकल्स क्यों चाहिए, नए बाइक्स क्यों चाहिए, उनके पास तो ऑलरेडी व्हीकल्स है, 2-3 बाइक ऑलरेडी पिछले कुछ प्रोजेक्ट थे उसका पड़ा हुआ है। तो देन फिर जो प्रोग्राम स्टाफ था उनसे बात हुआ तो पता चला कि 2 बाइक्स किसी और फंडिंग एजेंसी ने दिए थे 3-4 साल पहले। अब वो इतनी बुरी पोजीशन में है, उसमें से एक तो कोई फील्ड वर्कर ही 2-3 हजार रुपए में लेके चला गया और बाकी 2 ऐसे ही ऑफिस में पड़े हुए हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको बेचने जाओ तो कुछ पैसा नहीं आएगा, इट्स अ स्क्रैप बेसिकली। तो माय क्वेश्चन टू अकाउंटेंट वाज कि देन व्हाई इन योर फिक्स्ड असेट इट वाज शोइंग 90,000 रुपीस इफ द condition of bikes are such that the value is zero almost, then why you are showing it 90,000 in your fixed asset? अकाउंटेंट का बहुत स्टैंडर्ड आंसर था, सर आई डोंट नो, जो भी फाइनलाइजेशन या जो बना हुआ है वो सीए ने बनाया है, प्लीज आस्क आवर ऑडिटर। सीए को पूछा कि सर ये क्यों ऐसा है, सीए का वही स्टैंडर्ड आंसर था। सीए ने बताया मुझे तो पता नहीं उनके पास कैसे पड़े हुए बाइक वगैरह, वो जो ट्रायल बैलेंस दिया था उसमें ये फिगर था, सो आई पुट इट इन माय बैलेंस शीट, सिंपल। सो these are the standard answers you get, but which is wrong. आपके पास बाइक पड़े हुए हैं जिसका वैल्यू आपको भी पता है जीरो है and still you are showing in the fixed asset कि 90,000 rupees. This is wrong, correct? It means आपको एक्सरसाइज करना है टू रिमूव अनयूज्ड फिक्स्ड असेट फ्रॉम द बैलेंस शीट। बहुत ऑर्गेनाइजेशन में ये बड़े बड़े लिस्ट होते हैं फिक्स्ड असेट्स के, हाँ 200-300 फिक्स्ड असेट, नोबडी नोज कि ये टेबल कहाँ पर पड़ा हुआ है, चेयर कहाँ पर है, इतना असेट्स है भी या नहीं भी है। तो माय ओपिनियन एवरी ईयर यू हैव टू फॉलो दिस प्रैक्टिस ऑफ रिमूवल ऑफ फिक्स्ड असेट। उसमें करना क्या है, you have to take a stock of physical assets as on 31st March, मतलब के last week of March, because of COVID और लॉकडाउन आप अभी भी उसको कर सकते हैं। तो एक फिजिकल स्टॉक ले लीजिए, टेक द फिजिकल स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट, फाइंड इट आउट हाउ मच अनयूज्ड जो असेट है वो कितना पड़ा हुआ है, मतलब ये 3 चेयर ब्रोकन है वो कोई नहीं यूज कर रहा है, एक प्रोजेक्टर पुराना था अब नहीं चल रहा है, 3 लैपटॉप खराब हो चुके हैं, हाँ दिस वे। देन फाइंड आउट इट्स डेप्रिसिएबल वैल्यू,
कि इसका ओरिजिनल वैल्यू कितना था, अभी तक कितना डेप्रिसिएशन डिडक्ट किया, एंड व्हाट इज द करंट वैल्यू। अभी करोगे, और अगर आपने कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया है तो बहुत सारी ऐसी असेट्स मिलेगी आपको अनयूज्ड कि जो कब परचेज की किसी को पता नहीं। देन यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस एंड जजमेंट कि कितना डेप्रिसिएशन डिडक्ट होने के बाद कितना वैल्यू होगा। रिमूव दैट वैल्यू फ्रॉम द बैलेंस शीट। एंड जो क्वांटिटी है, अगर 5 चेयर ब्रोकन है तो 5 चेयर का अगर 200 रुपया हो रहा है तो 200 रुपया फिक्स असेट से निकाल दीजिए एंड रिमूव इन क्वांटिटी फ्रॉम फिक्स असेट। फिक्स असेट रजिस्टर, तो जो रजिस्टर आप मेंटेन कर रहे हैं उसमें अगर 20 चेयर दिखा रहा है तो 5 निकाल के 15 कर दीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपका फिक्स असेट इतना दिखेगा कि वो कोई रिकंसाइल नहीं कर पाए। फॉर दिस आई रिक्वेस्ट दैट पास अ रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग और जो भी आपका सीनियर मैनेजमेंट मीटिंग होता है, बिकॉज इट्स अबाउट फिक्स असेट। सो बेसिकली इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि उसको एक कोई डॉक्यूमेंटेशन हो कि इतना अनयूज था, इतना वैल्यू था, एंड हमने एक मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया उसको रिमूव करने के लिए, एंड देन यू पास जर्नल एंट्री लाइक दिस फॉर रिमूवल। देख लीजिए आप लोग। अगेन व्हेन यू रिमूव एनी फिक्स असेट्स, आपको वही देखना है ये असेट कहां से परचेज हुआ था। आई अंडरस्टैंड अभी आप ये एक्सरसाइज करने जाओगे, बहुत सारी ऐसी असेट पता भी नहीं होगा कि ये फंडिंग एजेंसी के पैसों से लिया था या हमारे पैसों से लिया था, बट स्टिल यू हैव टू फाइंड इट आउट। सपोज हम उस बाइक की बात करें, अगर वो बाइक आपने अपने पैसों से लिया था और उसका डेप्रिशिएटेड वैल्यू था 10,000 रुपए, बट बहुत बुरी हालत में था, तो आपने स्टाफ को ही 2,000 रुपए में दे दिया। यू कैन डू सो। तो आपने अगर 2,000 रुपए में स्टाफ को दे दिया, देन आपका 8,000 रुपीज लॉस हो गया ऑन द बुक्स, बिकॉज आपका फिक्स रेट था 10,000 का डेप्रिसिएटेड वैल्यू, आपने 2,000 में दिया तो 8,000 इज योर लॉस। सो यू हैव टू पास लेफ्ट साइड वाला एंड जो आपको दिख रहा है फ्रॉम ओन फंड्स, कैश अकाउंट डेबिट 2,000 रुपए आपको मिले उससे स्टाफ से, लॉस हो गया 8,000 रुपीज, एंड 10,000 का असेट था, फिक्स असेट अकाउंट 10,000 रुपए। करेक्ट। अब आप देखिए फंडिंग एजेंसी ने अगर वो बाइक दिया था तो आपको कोई लॉस नहीं हुआ। आपका वो असेट का वैल्यू था 10,000, आपने स्टाफ को बेच दिया 2,000 में, तो क्या 8,000 आपका लॉस हुआ? नहीं, बिकॉज ये पैसा तो फंडिंग एजेंसी ने दिया था, असेट फंडिंग एजेंसी का था। 2,000 रुपए जो आपने स्क्रैप वैल्यू लिया उससे या सेल वैल्यू लिया, वो आप फंडिंग एजेंसी को नहीं देने वाले वापस। सो इन माय ओपिनियन दैट 2,000 रुपीज इज योर मिसलेनियस इनकम। तो आप जो राइट साइड पे है कि आप फंडिंग एजेंसी अगर दे रही है और उसका असेट रिमूव कर रहे हैं, तो ये एंट्री करना है कि आपको 2,000 रुपए स्टाफ से मिले विच इज योर एक्स्ट्रा इनकम, बिकॉज वो बाइक किसी फंडिंग एजेंसी ने दिया था, उसके पैसों से आपने परचेज किया था। सो दैट 2,000 रुपीज इज योर मिसलेनियस इनकम और स्क्रैप इनकम, जो भी आप उसको लिखे। But you have already discarded that bike with the value of bike is 10,000. So you have to pass second entry, fixed asset fund, capital fund debit या जो भी आपने लिखा हुआ था, and remove it from fixed asset. तो आपका जो फिक्स असेट का लेजर था व्हीकल्स का, उसमें से आप रिमूव करोगे असेट साइड, लायबिलिटी साइड आपका कैपिटल फंड या फिक्स असेट फंड था उसमें से रिमूव करोगे। So this is a very important entry. क्लियर? अगर इस पे कोई डाउट है तो आप अभी लिख दीजिए चैट में, सो आई कैन डिस्कस इट, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। रिमूवल ऑफ फिक्स असेट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसको हम इग्नोर करते हैं। हम नहीं, बहुत ऑर्गेनाइजेशन उसको इग्नोर करती है। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के आप बैलेंस शीट देख लो और फिक्स असेट देख लो, लिस्ट बड़ा लगेगा, बट उसमें कहीं भी आप उसको फिजिकल से मैच करने जाओगे कहीं नहीं मिलेगा। Somebody is asking if asset from donor fund is donated. Donated to whom? किसको डोनेट कर दिया? अगर डोनेट कर दिया तो देन
द सेम। नथिंग, नोबडी इज आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वंस यू कंप्लीट दिस, next is after fixed asset, next is a staff advance, very important। स्टाफ एडवांस एक ऐसी आइटम है जो बैलेंस शीट में नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। सो जहां पर व्हेन मैं ऑडिट कर रहा हूँ जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन का, या जहां पर मेरा कंसल्टेंसी चलता है, या जिस जो लोग मुझसे एडवाइस लेते हैं, आई ऑलवेज प्रिफर दैट बिफोर 31st March डू दिस एक्सरसाइज एंड स्क्वायर ऑफ ऑल स्टाफ एडवांस अकाउंट, है ना। किसी का पास ऑर्गेनाइजेशन का पैसा पड़ा हुआ है तो वो बैलेंस शीट में जाए, अच्छा नहीं लगता है। सो ट्राई टू स्क्वायर इट ऑफ। अभी लॉकडाउन और इसकी वजह से अगर स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए तो जो भी फिगर्स है वो रियल फिगर होने चाहिए। Why I'm saying this, एक जगह पर जब मैं कंसल्टेंसी कर रहा था, ऑडिटर था बेसिकली, आई वाज स्टैट्यूटरी ऑडिटर, वी हैव फाइनलाइज्ड द अकाउंट, आई हैव signed the balance sheet, annexures and everything. Later on I got a call from one of the field staff. तो फील्ड स्टाफ ने मुझे फोन करके बताया कि सर मैंने आज बैलेंस शीट देखा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, एंड एनेक्शर जो था स्टाफ एडवांस का, उसमें आपने मेरे अकाउंट का 15,000 दिखाया हुआ है। तो सर मेरा तो कोई बैलेंस बाकी नहीं था 31st मार्च को। आई वाज शॉक्ड। मैंने बोला आप अकाउंटेंट से बात करो, मेरे पास जो फाइनल ट्रायल बैलेंस था उसमें तो वही अमाउंट दिख रहा था। देन आफ्टर अ मंथ अकाउंटेंट का कॉल आया मुझ पे, एंड अकाउंटेंट टोल के सर वो फील्ड ऑफिस वाला जो बंदा था, फील्ड स्टाफ, वो सही बोल रहा था, हमने पूरा पिछला 6 महीने का उसका बैठ के देखा तो वो 15,000 गलती से आ गया था, उसके वाउचर्स तो आ चुके थे, सेटलमेंट करना बाकी था एंड एवरीथिंग। नाउ आई हैव ऑलरेडी साइन द बैलेंस शीट, उसको इनकम टैक्स पे अपलोड कर दिया था, एफसीआरए की वेबसाइट पे अपलोड कर दिया था। सो आई टोल्ड देम कि ये अब तो जाएगा नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट ईयर में वी हैव टू रेक्टिफाई, तो ऐसी गलती ना हो। दैट्स व्हाई अगर आप स्टाफ एडवांस में कोई फिगर दिख रही है आपकी, मतलब कि आपका पैसा स्टाफ के पास पड़ा हुआ है एज एन एडवांस, तो वो फिगर्स रियल होने चाहिए, करेक्ट फिगर्स होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो फिर लेटर ऑन प्रॉब्लम होंगे आपको, या आपका बैलेंस शीट करेक्ट पोजीशन नहीं दिखाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन। सेकंड, इन स्टाफ एडवांस ऑलवेज गिव एनेक्शर विथ डिटेल। कई ऑर्गेनाइजेशंस में तो मैंने देखा हुआ है, सो गिव द डिटेल्ड अबाउट दिस स्टाफ एडवांस। कई ऑर्गेनाइजेशंस आई हैव सीन दे गिव ओनली वन लेजर अकाउंट, मतलब एक ही लेजर अकाउंट बना दिया है स्टाफ एडवांस का, सारे स्टाफ एडवांस उसी में आ रहे हैं, प्लस माइनस सारे लोगों के, 10-15 लोगों के। डोंट डू दैट, गिव प्रॉपर डिस्क्लोजर इन इवन बैलेंस शीट, प्रॉपरली डिस्क्लोज इन योर टैली विथ सेपरेट लेजर। एक ग्रुप बनाइए स्टाफ एडवांस एंड सेपरेट लेजर में सारे लोगों के नाम से लेजर बनाइए। व्हाई आई एम सेइंग दिस, अभी एक ऑडिट, एक जगह में देख रहा था, एक ऑडिट में, तो वहां पर मैंने देखा उनके लास्ट बैलेंस शीट में था स्टाफ एडवांस 2,80,000 अराउंड। आई आस्क्ड फॉर दी बाइफरकेशन कि ये स्टाफ एडवांस दिख रहा है 2,80,000, कोई एनेक्शर नहीं है, कुछ भी उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ है, तो ये किन किन लोगों का है? दे आर वेरी रिलक्टेंट टू गिव द आंसर। तो जो एनजीओ वाले ने बोला कि सर हमारा पॉलिसी है, वी डू नॉट डिस्क्लोज एनी नेम ऑफ द एम्प्लॉइज, तो वो सारे लोगों का मिला के है। आई सेड नो, बट यू हैव टू डिस्क्लोज मी कि कौन कौन से लोग हैं, गिव मी द बाइफरकेशन। तो फिर बहुत दिक्कत के बाद, बहुत बात करने के बाद उन्होंने बाइफरकेशन दिया। आउट ऑफ 2,80,000 अराउंड 1,90,000 और अराउंड 2 लाख जितना एडवांस उनके हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का था, मतलब जो मैनेजिंग ट्रस्टी थे उन्हीं का एडवांस पेंडिंग था।
उन्होंने सेटल नहीं करवाया था, एक्सपेंडिचर नहीं दिए थे अराउंड 2 lakhs का। तो मैंने बोला कि ये क्यों ऐसा है। देन लेटर ऑन आई एनालाइज, उनके लेजर्स मंगवाए, पूरा डिटेल में मैंने उसको एनालाइज किया, तो पता चला कि उनके यहाँ सिस्टम ही यही था। उनको जितना फंड मिलता था, आउट ऑफ दैट ऑल फंड, उसमें से सैलरी पोर्शन वगैरह हटा दो तो सारे प्रोग्राम एक्सपेंडिचर रूट होते थे। मतलब पहले एडवांस जाता था मैनेजिंग ट्रस्टी को, देन मैनेजिंग ट्रस्टी पे फ्रॉम हिज ओन अकाउंट, वो जाके सबको पेमेंट, ट्रैवल वगैरह सब कुछ करते थे। देन देयर इज अ वेरी दिस अ lucrative situation, there are lots of chances of fraud in such situation। तो मैंने तो फंडिंग एजेंसी को लिखा कि सर ऐसा ऐसा है, so don't do that। in staff advance give proper disclosure in balance sheet, पूरा एनेक्सर दीजिए, नाम दीजिए, डेजिग्नेशन। समटाइम्स नेम से पता नहीं चलता है ना किसी को कि किस किस अकाउंट। तो जनरली व्हेन आई साइन द बैलेंस शीट, मैं स्टाफ एडवांस में एनेक्सर भी देता हूँ, एनेक्सर के साथ साथ एनेक्सर में नाम स्टाफ का और ब्रैकेट में डेजिग्नेशन, सो सम कैन रिलेट इट। फिर ऐसा ना हो कि फील्ड वर्कर के अकाउंट में एडवांस पड़ा है 1 लाख 2 लाख, प्रोग्राम ऑफिसर के अकाउंट में पड़ा हुआ है सिर्फ 10,000, है ना, तो वो गड़बड़ लगता है। सो बेसिकली आप इस तरह से मेंटेन करिए ताकि प्रॉपरली डिस्क्लोज हो। सेकेंड रिसीवेबल होता है थर्ड पार्टी, मतलब आपने किसी को एडवांस दिया है ना, अभी एक्सपेंडिचर आना बाकी है, बिल्स आना बाकी है, तो आप उसके अकाउंट में एज एन एडवांस उसको अभी रखते हैं, शो करते हैं। इन माय ओपिनियन एज ऑन 31 मार्च अगर इस तरह के कोई पेंडिंग वाउचर्स या एक्सपेंडिचर है तो आप बिल मंगवा लीजिए थर्ड पार्टी से एंड मेक द पेमेंट, मतलब उसको सेटल करिए, 0-0 कर दीजिए, करेक्ट। अदरवाइज ये सी इन माय ओपिनियन, इतने सालों की एक्सपीरियंस के बाद मैं बता रहा हूं कि एनजीओ के अकाउंट में कभी भी डेटर्स क्रेडिटर्स नहीं होने चाहिए, है ना। वी आर नॉट दिस काइंड ऑफ अ बिजनेस एंटिटी, तो हमारे अकाउंट में कभी भी डेटर्स क्रेडिटर्स नहीं होने चाहिए। हमारे अकाउंट में रिसीवेबल पेएबल्स भी नहीं होने चाहिए। इन रेयर केसेस वो अगर रहते हैं तो ठीक है, बट जनरली नहीं होने चाहिए, करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट इज बैंक रिकॉन्सिलेशन। सो हम फिक्स असेट पे, फिर रिसीवेबल्स, फिर आते हैं नीचे उसके करंट असेट, करंट असेट्स में आता है कैश एंड बैंक। बैंक रिकॉन्सिलेशन होना ही चाहिए ऑन अ मंथली बेसिस। अगर मंथली बेसिस पे आप रिकॉन्सिलेशन नहीं करते हैं किसी भी बैंक का, तो सी बहुत ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल होती है, वो बोलती है कि हमारे पास उतने चेक्स ही नहीं है, वी डोंट हैव दैट मच ऑफ ट्रांजैक्शन, सो ऑलमोस्ट हमारा लास्ट बैलेंस मैच हो जाता है। फिर भी एज ऑन 31 मार्च वी हैव टू प्रिपेयर अ रिकॉन्सिलेशन, करेक्ट। तो बीआरएस सबको पता है, रिकॉन्सिलेशन सबको पता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन। अनदर थिंग आई वांट टू ऐड हियर, इनऑपरेटिव बैंक अकाउंट्स। अगर आपके बिकॉज अभी तो हो गया ना, बहुत सारी फंडिंग एजेंसी यही बोल रही है ना कि अगर फंड चाहिए तो हमारे प्रोजेक्ट का सेपरेट अकाउंट ओपन करवा दो, बैंक अकाउंट, है ना। एवरी फंडिंग एजेंसी वही बोल रही है, आप सेपरेट, अगर आप 20 फंडिंग एजेंसी से डील कर रहे हैं तो आपको 20 बैंक अकाउंट भी डील करने, है ना, विच इज वेरी अकाउंटेंट के लिए एक बड़ा टास्क हो जाता है 15-20 बैंक अकाउंट मैनेज करना। तो बहुत बार ये होता है फंडिंग एजेंसी का फंड खत्म हो गया, प्रोजेक्ट इज ओवर, पर बैंक अकाउंट वहीं पड़ा हुआ है जिसमें 1,000 रुपया पड़ा है या 500 पड़ा है या 2,000 छोटी मोटी अमाउंट पड़ी हुई है। क्यों? बिकॉज हमको पता है हमारी बैंकिंग सिस्टम, बैंक अकाउंट क्लोज करवाने में भी उतना ही टाइम लगता है जितना ओपन करवाने में लगा था, है ना। वी हैव टू गो गिव रेजोल्यूशन, साइन करना है, ट्रस्टी को बुलाओ, सबको बुलाओ, करेक्ट। तो हम क्या करते हैं, अरे रहने दो उसको, कभी फिर और कोई प्रोजेक्ट में काम में ले लेंगे बैंक अकाउंट, सो वी कीप इट एज इट इज। ऐसा करते करते 20 बैंक अकाउंट हो जाता है। अभी एक बैलेंस शीट में देख रहा था, कहीं नेट पे देख रहा था किसी ऑर्गेनाइजेशन की, बैंक अकाउंट 20 बैंक अकाउंट, आउट ऑफ 20 ओनली 3 वर्किंग जिसमें बैलेंस था, बाकी 17 में तो नॉमिनल 20 रुपए, 18 रुपीज, 180, 300। एंड मेरा डाउट ये है कि वो भी करेक्ट नहीं थे, बिकॉज सी आफ्टर 4-5 years
आपके पास ना तो उसका पासबुक रहता है, ना किसी को याद रहता है वो बैंक अकाउंट है भी या नहीं है ना। तो नोबडी गोज एंड चेक के उस पे बैंक चार्जेस लगा है या इंटरेस्ट मिला हुआ है, वो ऐसे ही कैरी ओवर हो रहा है। डोंट डू दैट। दैट इन ऑपरेटिव अकाउंट्स आपको निकालने हैं बैंक अकाउंट, है ना, तो ये नहीं होना चाहिए बैलेंस शीट में। सो दैट इज आई जस्ट वांट अबाउट दिस। नेक्स्ट लायबिलिटी साइड पे होता है पेएबल्स। एज आई सेड, रिसीवेबल पेएबल्स नहीं होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, बट कभी कभी होता है स्टाफ ने खुद एक्सपेंस कर दिया, हमको रीइंबर्स करना बाकी है एज ऑन 31 मार्च। तो पहले तो ध्यान रखिए कि ये ना हो, बिकॉज प्रोग्राम स्टाफ अगर अपने पॉकेट से पैसा खर्च कर रहा है और आप लेटर ऑन रीइंबर्स कर दे रहे हैं, तो उसका टाइम गैप मिनिमम होना चाहिए, मतलब 1 वीक या 15 डेज उसमें तो क्लोज हो जाना चाहिए। अगर वो 31 मार्च आ रहा है तो उसको पहले स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, उसके बाद मत लेके जाइए, ठीक है। नेक्स्ट इज टैक्स का लायबिलिटी ऑफ टैक्सेस। नाउ ये रहेगा बिकॉज वी नो टीडीएस 31 मार्च तक का जो टीडीएस है वो अप्रैल में पे करना है, पीएफ 15 अप्रैल तक पे करना है मार्च का, प्रोफेशनल टैक्स 7 तारीख तक पे करना है, ऑल दिस करेक्ट। तो सिर्फ उतना ही पोर्शन रहेगा। जस्ट शो यू द एग्जांपल। अब देखिए, दिस इज अ प्रोफेशनल टैक्स पेएबल लेजर। इतना क्लीन लेजर दिखना चाहिए गवर्नमेंट के लायबिलिटी में, गवर्नमेंट के टैक्सेस में। कितना पेंडिंग है? मार्च का ही सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है, ये पे भी हो गया होगा अप्रैल में, ठीक है। तो सारे अकाउंट टीडीएस में बहुत प्रॉब्लम होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, क्योंकि हम टीडीएस में क्या करते हैं, we do not have a separate ledger for TDS on contractor 194C, TDS on professional 194J, हम सारे एक अकाउंट में अगर डाल देंगे तो दिक्कत होगा। सो इन माय ओपिनियन, इन केस ऑफ लायबिलिटी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, अगर लायबिलिटी ऑफ एक्सपेंसेस गवर्नमेंट का है जैसे TDS, PF, प्रोफेशनल टैक्स, उसमें बहुत क्वेश्चन रखना है, केयर करना है, और आपको कॉन्शियसली देखना है कि मार्च का ही बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस में हो। इन सम ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन इवन वी पे टीडीएस एज ऑन 31 मार्च, मतलब 31 मार्च को अभी इस लॉकडाउन में आई आस्क अकाउंटेंट टू पे फ्रॉम देयर अकाउंट ऑनलाइन, सो दैट एटलीस्ट 31 मार्च को टीडीएस का लायबिलिटी खत्म हो जाए या प्रोफेशनल टैक्स का लायबिलिटी खत्म हो जाए। सो आप भी ये ध्यान में रखिए कि रिसीवेबल्स पेएबल्स तो ना हो बैलेंस शीट में। जितनी क्लीन बैलेंस शीट होगी इतना अच्छा लगेगा। नेक्स्ट इज कैपिटल अकाउंट। सो जो कैपिटल अकाउंट है इन कॉर्पोरेट्स, इट्स अ कैपिटल अकाउंट। तो कई ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उनके सीए को पता नहीं होता है, वो भी जो सारा हमारा फंड पड़ा हुआ है उसको एक कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं। इन एनजीओ देयर इज नो कैपिटल अकाउंट, है ना। हमारे एनजीओ में क्या होता है, कॉर्पस अकाउंट, कॉर्पस फंड बेसिकली। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंड्स जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखते हैं। वन इज रिस्ट्रिक्टेड फंड, अनदर इज अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। जो रिस्ट्रिक्टेड फंड है वो कॉर्पस फंड होगा, एक तो जो डोनर कॉर्पस दे रहे हैं, या मेंबरशिप फीस वगैरह अगर आप ले रहे हैं, सोसाइटी है या उस तरह का आपका ऑर्गेनाइजेशन है। एंडोमेंट फंड्स दिया हुआ है किसी ने अपना मेमोरेबल, या फिर कोई स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड फंड है आपके पास, लाइक लाइब्रेरी फंड या एजुकेशन फंड और समथिंग लाइक दैट, तो वो सारा रिस्ट्रिक्टेड फंड में ही जाएगा। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड मतलब आपका जनरल रिजर्व या जनरल फंड बेसिकली। डोंट पुट इट एज प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एक्सपेंडिचर। हमारा कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, एनजीओ में कहीं प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है, करेक्ट। हमारा होता है जनरल फंड। जनरल फंड मींस हमारा खुद का कुछ इंटरेस्ट आ गया, है ना, किसी ने जनरल डोनेशन दे दिया, ऑल गोज इनटू जनरल फंड एट द एंड। तो जो इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंस होता है वो जाता है जनरल फंड में बेसिकली, आफ्टर ट्रांसफरिंग ऑल दिस डेटाबेस, ठीक है। तो प्लीज कीप इन माइंड ऑल दिस थिंग्स। सो बेसिकली before finalization of any accounts like income expenditure, receipt payment and everything, you have to do this 10 steps.
5 इनकम एक्सपेंडिचर के लिए, 5 बैलेंस शीट के लिए, देन यू आर रेडी टू गो इनटू एक्सेल। तो ये आपका सिर्फ टैली सही हुआ, अब आपको जाना है एक्सेल में, करेक्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेजेंटेशन इन एक्सेल। आप इस टैली को अब एक्सेल में कैसे प्रेजेंट करेंगे? सो जनरली वी हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट इन एक्सेल, इनकम एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट पेमेंट एंड ऑल एनेक्शंस, ये हमको प्रिपेयर करने हैं एक्सेल में। तो अब मैं उसके आपको कुछ कुछ जो ध्यान में रखने वाले पॉइंट्स है टू कीप इन माइंड, आई विल शो यू दैट। फर्स्ट इज ऑलवेज डेटा फ्लो फ्रॉम टैली टू एक्सेल। जो भी फिगर्स है या जो भी डेटा है वो जाएगा टैली से एक्सेल में। नेवर रिवर्स, डू रिवर्स, हाँ कभी नहीं करना है। बहुत बार ये हो रहा है कि आपने टैली डेटा ऑडिटर को भेज दिया, ठीक है, ऑडिटर ने क्या किया, एक्सेल में कुछ प्लस किया, यहाँ पर कुछ माइनस किया। वो एक्सेल में ऊपर का बार होता है ना जहां पर प्लस माइनस सब लोग करते रहते हैं। सो मैन्युअली एवरी प्लस माइनस वहां से कुछ निकाला, वहां पर ऐड किया, इस एनेक्सर से माइनस किया, उस एनेक्सर में प्लस किया। सो ऑल प्लस माइनस चलता रहता है। एक्सेल फाइनल हो गया, बैलेंस शीट मैच, बट नोबडी बॉदर्स टू चेक कि उसके हिसाब से टैली में एंटर हुआ कि नहीं हुआ। रिसेंटली मैं किसी का 3 साल का बैलेंस शीट देख रहा था, बैलेंस शीट मैच, एक्सेल में पूरा परफेक्ट था, ऑडिटर ने साइन किया हुआ बैलेंस शीट था। व्हेन आई आस्क फॉर द डेटा 3 इयर्स का टैली डेटा और उसके साथ मैच कर रहा था, तो कुछ फिगर्स नहीं मैच हो रहे थे। व्हेन आई आस्क, ऑडिटर ने बोला कि आई डोंट नो, एक्सेल बन गया था। अकाउंटेंट को पूछा, उसने बोला मैंने तो यही फाइनल डेटा ऑडिटर को भेजा था, उन्होंने इसी के ऊपर से एक्सेल बनाया हुआ है, कहीं पर भी मैच नहीं था। सो थंब रूल इज ऑलवेज डेटा फ्लो फ्रॉम टैली टू एक्सेल। मतलब जो एडजस्टमेंट करना है, प्लस माइनस जितना एंट्री करना है सारा टैली में कर लो, फिर एक्सेल में जाओ। अगर एक्सेल में कुछ प्लस माइनस कर रहे हो तो पहले टैली में किया जाए, और रेक्टिफिकेशन एंट्री या जो भी एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है वहां पर पास किया जाए, देन ओनली मूव टू द एक्सेल, करेक्ट। डू नॉट गो दिस वे। सेकेंड, कंसोलिडेशन, बिकॉज जिन जिन लोगों के पास एफसी नॉन एफसी दोनों फंड है, वी नो कि हमको सेपरेट टैली मेंटेन करना है, टैली एफसी का, नॉन एफसी का। अब इनकम टैक्स में तो 2 सेपरेट बैलेंस शीट नहीं दे सकते। इनकम टैक्स में यू हैव टू गिव 1 कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड रिसीप्ट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर। तो आपको कंसोलिडेशन भी करना है। इन माय ओपिनियन, डू कंसोलिडेशन इन टैली इटसेल्फ। आपको कंसोलिडेशन टैली में ही करना है, सिर्फ एक्सेल पे सब मर्ज मत कर दे, है ना। एक्सेल में सारा इकट्ठा कर देंगे, टैली सेपरेट है, सो it will be very difficult for you. Somebody is asking for break 5 minutes. I don't know that uh, maybe everyone is okay with 5 minutes break. Somebody is asking. Okay, I'll continue. I can take this kind of session for the full day. So this is easy for me. Okay, so we are not taking any break and we continue this. How to do consolidation in Tally? There are 2 methods. One, either you consolidate in the group company, है ना। Tally में एक फीचर है क्रिएटिंग ग्रुप कंपनी। कैसे करेंगे आप, उसके ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोस है, टैली की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है, देख लीजिए। इन माय ओपिनियन विच रिक्वायर्स वेरी टेक्निकल एंड एक्सपर्ट नॉलेज, तो आप उसको देख लीजिए, बिकॉज उसके बहुत सारे प्री कंडीशंस है टू क्रिएट अ ग्रुप कंपनी। ग्रुप कंपनी में यही होता है कि आपको 2, 3, 4 टैली कंपनीज मर्ज करके उसका डेटा दिखाते। आई प्रीफर by creating group company. Why? Because अभी वही मैंने जो बताया ना कि every funding agency asking that हमारा सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करवाओ, हमारा सेपरेट टैली भी मेंटेन करो, है ना। तो अब आप 10 टैली, और बहुत ऑर्गेनाइजेशन वो करती भी है, मैं मना करता हूं कि नहीं किया जाए। आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स है,
नोबडी डिक्टेट्स यू। तो आप उसको आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर हम कितने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। अगर आपको 10 टैली कंपनी मेंटेन करनी है 10 प्रोजेक्ट के लिए, तो वो बहुत बड़ा टास्क है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। सो ओनली बिकॉज इट्स इन रिटन इन एफसीआरए एक्ट, तो एफसी नॉन एफसी ठीक है, दो अलग कंपनी बनेगी बिकॉज हम एफसी फंड ले रहे हैं। बट फिर हर प्रोजेक्ट फंडिंग एजेंसी आके बोल रही है कि आप हमारा टैली अलग से बना दो, टैली कंपनी, तो डिफिकल्ट है। तो आपको आर्ग्यू करना चाहिए उसके ऊपर। तो अगर आप इस तरह से टैली मेंटेन करते हैं कि आपके पास 10 प्रोजेक्ट का 10 टैली अकाउंट्स है, टैली कंपनी है, तो आपको कंसोलिडेशन करने में दिक्कत आएगी। सो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज ग्रुप कंपनी फीचर इन टैली। और या बहुत ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है बाय पासिंग एंट्रीज, मतलब कि आपका एक जनरल टैली बना हुआ है XYZ एनजीओ का जनरल अकाउंट, उसी में फिर आप सारे प्रोजेक्ट का एंट्री इकट्ठा लेकर के आ रहे हो लास्ट में। दोनों मेथड इज वैलिड, बट ग्रुप कंपनी वाला प्रॉपर मेथड है, बट इट रिक्वायर्स सम एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्किल। तो सबसे पहले आपको कंसोलिडेशन करना है टैली में, टैली लॉक कर देना है, लॉक इन अ सेंस कि अब उसमें कोई एंट्री नहीं होगी। देन यू हैव टू मूव टू एक्सेल। बिफोर व्हाइल मूविंग टू एक्सेल यू हैव टू प्लान इन डिटेल के आपके एनेक्शर्स कौन कौन से होंगे, कितनी चीजें डिटेल्स में देनी है, कितनी एनेक्शर में देनी है, कितनी आपके फ्रंट में आएगी, ये कोई प्लान नहीं करता है। ऑडिटर अपने हिसाब से, उसको मर्जी आया उसने बैंक अकाउंट का एनेक्शर दिया, उसको मर्जी आया उसने फिक्स एसेट का एनेक्शर दिया, उसने स्टाफ एडवांस का एनेक्शर नहीं दिया, उसको जैसे देना है वैसे दे रहा है। इन माय ओपिनियन आपको उसको बताना चाहिए कि सर इतना इतना एनेक्शर तो आएगा ही हमारे फाइनल अकाउंट्स में, है ना। आपको बैलेंस करना होगा। आई विल जस्ट शो यू द एग्जांपल। चेक, एक इस तरह का फ्रंट रिसिप्ट पेमेंट हो सकता है जिसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन, वेरी फ्यू इंफॉर्मेशन, सब कुछ आपने एनेक्शर में दे दिया। मतलब क्लोजिंग बैलेंस भी एनेक्शर में जाके देखो, एफडीज भी एनेक्शर में जाके देखो, डोनेशन भी एनेक्शर में जाके देखो। तो एक ये इस तरह का फ्रंट बैलेंस हुआ जिसमें फ्रंट अकाउंट हुआ, रिसिप्ट पेमेंट या बैलेंस शीट जो भी आप गिनिए एग्जांपल, जिसमें बहुत कम फिगर्स है। और एक इस तरह का हुआ विच इज कॉम्प्लिकेटेड, है ना, सब कुछ एक ही इसमें दे दिया, एवरीथिंग गिवन इन नो एनेक्शर, सब कुछ इसी में डाल दो। तो ये दोनों मेरे हिसाब से गलत है। यू हैव टू मेक द बैलेंस, कितना एनेक्शर आना चाहिए, कौन सी चीज एनेक्शर्स में जाएगी, कौन सी चीज सिर्फ टोटल में दिखेगी, कौन से अकाउंट्स, ये आप बेहतर जानते हैं बिकॉज आपने अकाउंटिंग किया है पूरे साल का। यू नो आपने कैसे ग्रुपिंग किया था, कैसे लेजर अकाउंट्स बनाए, आपका डिस्क्लोजर का रिक्वायरमेंट्स क्या है, देन ओनली आप एनेक्शर्स बनाइए। सो देयर इज नो थंब रूल इसमें कि बैलेंस शीट कितना होना चाहिए, कि कौन से एनेक्शर्स होने चाहिए, क्या मैंडेटरी है, नॉट सच काइंड ऑफ अ थिंग्स। हाँ, उतना जरूर है कि आपका बैलेंस शीट इनकम एक्सपेंडिचर 1 पेज में खत्म हो जाना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन का मैं अभी बैलेंस शीट देख रहा था, इट्स अ 3 पेज लॉन्ग बैलेंस शीट ओनली। उसका बैलेंस शीट का टोटल 3rd पेज पे था, तो वो नहीं होना चाहिए, है ना। यू हैव टू मेक द बैलेंस। So when you do the, once you find it out things, then you should aware about basic Excel knowledge. जब भी किसी अकाउंटेंट का मुझे फोन आता है कि सर हमने ट्राई किया, हमारा बैलेंस शीट मैच नहीं कर रहा है, ट्रायल बैलेंस इज मैच, ट्रायल बैलेंस टैली है बट हमारा एक्सेल में बैलेंस शीट मैच नहीं कर रहा है। अगर ट्रायल बैलेंस मैच है, टैली है, तो एक्सेल में क्या दिक्कत हो सकती है? 90% फॉर्मूला, लिंकिंग, रेफरेंस एरर, इसी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। तो आपको बेसिक एक्सेल नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि क्या फॉर्मूला लगाना है, उसमें कोई सेल तो मिसिंग नहीं है, आप लिंक कर रहे हैं तो प्लस माइनस का ध्यान रखें, है ना। बहुत बार ये डबल हो जाता है, डेबिट क्रेडिट में भी प्रॉब्लम होता है, इस साइड आएगा या उस साइड आएगा, उससे भी बैलेंस मैच नहीं करता है। सो इन माय ओपिनियन आपको बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट है अगर एक्सेल में आप बना रहे हैं तो, ठीक है। ऑल्सो
फॉन्ट, बॉर्डर, स्टाइल, ये सब सेम होना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ रिसिप्ट पेमेंट का हेडिंग कुछ और फॉन्ट या टेक्स्ट में लिखा हुआ है, बैलेंस शीट का कुछ और फॉन्ट्स है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज एक्सपेंस बाइफर्केशन, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेंस बाइफर्केशन 3 तरह से होता है हमारे यहाँ, थ्री टाइप्स। वन, एज अ प्रोजेक्ट वाइज, है ना, एक क्राई एक्सपेंस, क्राई प्रोजेक्ट एक्सपेंस, आईजीएसएस प्रोजेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो हमारे लेजर अकाउंट इस तरह से होते हैं एज पर द प्रोजेक्ट वाइज, या फिर हम बजट लाइन आइटम के हिसाब से लेजर अकाउंट बना देते हैं, है ना। 2.1 एपीपीआई एक्सपेंस सैलरी और 2.1 प्रोग्राम मैनेजर सैलरी, बजट लाइन आइटम के हिसाब से। सेकेंड इज एज पर दी प्रोग्राम। कई ऑर्गेनाइजेशंस जो बिग ऑर्गेनाइजेशंस है, जनरली दे गिव नेम टू देयर प्रोग्राम, सखी सहेली प्रोग्राम, लाइफ फॉर लाइवलीहुड, और एड्स प्रोग्राम, या सम हेल्थ प्रोग्राम, और फिर उस प्रोग्राम को 3-4 फंडिंग एजेंसी सपोर्ट कर रही है। थर्ड इज नेचर वाइज। नेचर वाइज मीन्स आपका एक्सपेंडिचर का नेचर क्या था, टेलीफोन एक्सपेंडिचर, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, फूड एक्सपेंडिचर, सैलरी एक्सपेंसेस, दीज आर दी नेचर वाइज एक्सपेंस। विच वन इज प्रेफरेबल? आप बताइए कि आपके उसमें किस तरह से आप उसको दिखा रहे हैं। See, this is very important. So, can you please write in a chat box कि इस 3 एक्सपेंडिचर, प्रोजेक्ट वाइज, प्रोग्राम वाइज और नेचर वाइज, आप किस तरह से दिखाते हैं? एंड एक्सक्यूज मी फॉर 2 minutes. So mostly everyone is saying चलिए, तो मेरे हिसाब से प्रोजेक्ट वाइज एंड नेचर वाइज, ये दोनों में से किसी एक से चलेगा। प्रोग्राम वाइज इज योर ओन नॉमेनकल्चर। सपोज अगर आप सोचिए कि किसी थर्ड पार्टी को आपका बैलेंस शीट मिल रहा है और उसमें लिखा है सखी सहेली एक्सपेंडिचर। हाउ कम दे नो कि ये सखी सहेली क्या है ना। फंडिंग एजेंसी का अगर नाम है तो कुछ भी समझ में आ सकता है, बट ये सखी सहेली लाइवलीहुड है, हेल्थ है। सो मेरे हिसाब से जो सेकेंड है प्रोग्राम वाइज, इस तरह से एक्सपेंडिचर नहीं होने चाहिए। इट मे बी फॉर योर इंटरनल पर्पस, आपने प्रोग्राम का नाम दिया है या जो भी है। प्रोजेक्ट वाइज एक्सपेंडिचर यस, बिकॉज फंडिंग एजेंसी उस तरह से मांगती है। फंडिंग एजेंसी वांट दैट कि हमारा नाम आपके इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट या जो भी बजट था वो उस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए। बहुत सारी फंडिंग एजेंसी उस तरह से मांगती है। सो यस, आप प्रोजेक्ट वाइज करें। थर्ड, जो नेचर वाइज है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज इनकम टैक्स ऑफिसर्स को ये फंडिंग एजेंसी के नाम में पता नहीं चलता है। प्रोजेक्ट एक्सपेंस, क्राई एक्सपेंडिचर उसको पता नहीं है। तो जब स्क्रूटिनी आती है या जब इस तरह की क्वेरीज होती है, सो दे जनरली आस्क, नहीं बताओ सैलरी एक्सपेंडिचर कितना है, ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर कितना है, करेक्ट। So they are not bothered about individual budget line item.
तो कई ऑडिटर नेचर वाइज एक्सपेंडिचर पे भी ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, दोनों करेक्ट है, बट प्रोग्राम वाइज भी गलत नहीं है, बट प्रोग्राम वाइज मत करिए, बिकॉज इन प्रोग्राम वाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट दैट समवन कैन अंडरस्टैंड इट। आपको पता चलेगा आपकी बैलेंस शीट के बारे में और किसी को नहीं पता चलेगा, समझ में नहीं आएगा। सो बट यस, माय एडवाइस इज आप जो भी नोमेनकल्चर यूज करें या जैसे भी आपके डिस्प्ले करें एक्सपेंडिचर इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, सेम शुड बी डिस्प्लेड इन टैली। तो टैली में भी फिर उसी तरह होना चाहिए, ये नहीं कि आपके टैली में है प्रोजेक्ट वाइज, बिकॉज फंडिंग एजेंसी आके वो डेटा देखती है, बट आपका ऑडिटर बोल रहा है नहीं प्रोजेक्ट वाइज नहीं चलेगा, इनकम टैक्स में हमको चाहिए नेचर वाइज। तो आपके ऑडिटर ने आपको बोला यू क्लब, आपने बिकॉज बजट लाइन आइटम से पता चलता है कि ये टेलीफोन एक्सपेंडिचर है या सैलरी एक्सपेंडिचर है, सो यू मर्ज एवरी सैलरी एक्सपेंडिचर इनटू वन, टेलीफोन एक्सपेंडिचर, कम्युनिकेशन एटसेट्रा, ट्रैवलिंग, तो वो दिक्कत करेगा। सो इन माय ओपिनियन, माय एडवाइस इज कि जो भी मेथड आप यूज करें, जिस तरह से इनकम एक्सपेंडिचर में यूज कर रहे हैं, बैलेंस शीट इनकम एक्सपेंडिचर में मतलब एक्सेल में, उसी तरह से आपके टैली में भी डिस्प्ले होना चाहिए, सिंपल। तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज जब 8 साल के बाद, आपको पता है 8 साल तक स्क्रूटिनी आ सकती है, 5-6 साल बाद स्क्रूटिनी आ गई और उसमें अगर ऑडिटर ने, इनकम टैक्स ऑफिसर ने पूछ लिया आपसे कि ये एक्सपेंडिचर का बताइए कहाँ से आया ये एक्सपेंडिचर का टोटल, तो यू कैन नॉट फाइंड इट आउट बिकॉज टैली में तो वो था ही नहीं, आपने कहीं मैन्युअल किया हुआ था, है ना। तो प्लीज डोंट डू दैट। So this is very important. After expense bifurcation, income expenditure में another thing you have to be very careful is in FCR, है ना। आप जो FC का बैलेंस शीट रिसीट पेमेंट वगैरह बना रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर, उसमें क्या ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पहले तो सेपरेट होना चाहिए। आई थिंक एवरीबडी इज नाउ हैविंग सेपरेट बैलेंस शीट, रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एवरीवेयर, करेक्ट। पहले था 2-3 साल पहले तक, जब ऑनलाइन नहीं हुआ था या वगैरह, तो लोग कंसोलिडेटेड एक ही बैलेंस शीट बना के भेज देते थे। इन माय ओपिनियन यू हैव टू प्रिपेयर 3 सेट्स ऑफ ऑल फाइनलाइजेशन बुक्स ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह, 3 सेट, 1 एफसी, 1 नॉन एफसी एंड थर्ड कंसोलिडेटेड, मतलब के टोटल। एफसी जाएगा एफसीआर अकाउंट्स में, मतलब अपलोड होगा एफसीआर की वेबसाइट पे, कंसोलिडेटेड जाएगा इनकम टैक्स की वेबसाइट पे, नॉन एफसी आपके पर्पस के लिए रहेगा बिकॉज आपके टैली 2 है, टैली अकाउंट्स एफसी नॉन एफसी, बैंक अकाउंट सेपरेट है। सो इन माय ओपिनियन आपको ऑडिटर को बोलना चाहिए कि एफसी बनाओ, नॉन एफसी बनाओ और उसका एक टोटल कंसोलिडेटेड। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन 2 बनाती है, एफसी एंड कंसोलिडेटेड। तो कभी कभी दिक्कत होती है कि कंसोलिडेटेड में क्या मिक्स हुआ है, कौन सा टोटल हुआ है, करेक्ट। तो सेपरेट जाना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड, फंडिंग एजेंसी नेम, वेरी इंपॉर्टेंट। फंडिंग एजेंसी नेम, अभी मैं एक एफसी का एक क्वेरी था, एफसीआरए का, कितना माइनर क्वेरी था, बट उसके लिए उनका रिन्यूअल रुका हुआ था। माइनर क्वेरी इज कि उनके बैलेंस शीट में उन्होंने जो फंडिंग एजेंसी के नेम यूज किए थे वो, और उनके जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स में, क्वार्टरली जो एफसी अपलोड करते हैं हम लोग इंटीमेशन, उसमें जो फंडिंग एजेंसी के नाम थे उसमें डिफरेंस आ रहा था। व्हाई? बिकॉज वी नो कि हम बहुत शॉर्ट नेम यूज करते हैं फंडिंग एजेंसी के, एपीपीआई, करेक्ट। तो हम उसको एपीपीआई एक्सपेंडिचर, एपीपीआई लेजर, एवरीथिंग एपीपीआई बोल दिया, ठीक है। अब जब ग्रांट आया तो फंडिंग एजेंसी का नाम कुछ सेपरेट था। जनरली दिस हैपन इन जर्मन ऑर्गेनाइजेशंस, नेदरलैंड से पैसा आता है तो उनके ऑर्गेनाइजेशन के नाम कुछ उस तरह से होते हैं, वी डोंट नो। तो बहुत दिक्कत होती है। माय पर्सनल एडवाइस इज कि आपके फंडिंग एजेंसी के नेम जो बैलेंस शीट में दिख रहा है या रिसिप्ट पेमेंट या इनकम एक्सपेंडिचर में कहीं पर भी डिस्क्लोज हो रहा है, ऑलवेज यूज फुल नेम और सेम नेम जो आपके क्वार्टरली इंटीमेशन में आपने लिखे थे एज अ फंडिंग एजेंसी के पैसे ग्रांट वाले, उसमें से
then only it will match. ठीक है. थर्ड पॉइंट इज 50% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. ये रूल सबको पता है. इन एफसीआरए you cannot use more than 50% of grant in administrative expenses total. Correct? Now, what is the definition of administrative expense? It is not defined anywhere. तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का एफसीआरए का डेफिनेशन है वो तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है. इट्स अ वेरी वेग डेफिनेशन. उसमें लिखा है सैलरी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. नाउ क्या प्रोग्राम मैनेजर का सैलरी एडमिन एक्सपेंस हुआ? क्या प्रोग्राम स्टाफ का ट्रैवलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हुआ? तो इस पे बहुत डायलेमा है, बहुत डिबेट है कि क्या 50% होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, क्या चीजें उसमें एडमिन एक्सपेंस में जानी चाहिए. बहुत डिबेटेबल है. बहुत बार एफसीआरए में रिप्रेजेंट भी किया है लोगों ने कि ये 50% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्लियर करें कि क्या फील्ड ऑफिस का रेंट इज अ रेंट एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. तो ये कहीं भी क्लियर नहीं है. सो यू हैव टू बी मोर कॉशियस. आपको उसका प्रेजेंटेशन इस तरह से रखना है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर ऑन द फेस ऑफ योर बैलेंस शीट आपके 50% से कम दिखे. जो मैं अभी बात कर रहा था, एक जो एफसीआरए का क्वेरी था, ऑडिटर कोई और था. आई वाज रिप्रेजेंटिंग देयर केस इन एफसीआरए. एफसीआरए से क्वेरी आया, ईडी से क्वेरी आया था, इंफॉर्मेशन एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट से. क्वेरी ये था कि आपने वायोलेशन किया हुआ है इस रूल का, 50% ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का. हालांकि ऐसा नहीं था. जब हम रिप्रेजेंट करने गए दिल्ली एफसीआरए ऑफिस में, तो उन्होंने सिंपली हमारा जो बैलेंस शीट था एनजीओ का वही दिखाया. बोला कि सर ये रहे आपका बैलेंस शीट, इसी में एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है ऑडिटर ने, आप टोटल करिए प्रोग्राम एक्सपेंडिचर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर का, मुझे बताइए कितना परसेंटेज हो रहा है. एंड इट वाज 65%. व्हाई? बिकॉज जो ऑडिटर था उसको ये रूल समझ में ही नहीं आया था. तो उसने क्या किया, सारी सैलरी पुट इट अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एज अ सैलरी, सारा रेंट एक्सपेंडिचर अंडर द रेंट एक्सपेंडिचर इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. तो ऑलमोस्ट 65% गोज इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, है ना. तो हमारा तो सारा सैलरी वगैरह पे काम चलता है. तो जो हार्ड कोर सिर्फ ट्रेनिंग एक्सपेंस या प्रोग्राम एक्सपेंस था वही उन्होंने सेपरेट दिखाया हुआ था. तो एफसीआरए ऑफिसर को भी पता था. तो उसने मुझे स्माइल करके यही बोला कि सर इवन वी नो कि इस सैलरी में प्रोग्राम का भी सैलरी है, अकाउंटेंट का भी सैलरी है, एवरीवन. बट जब आपके ऑडिटर ही लिख के दे रहे हैं कि ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, देन हाउ कम वी गो बियॉन्ड योर बैलेंस शीट. मतलब हम आपको कैसे अप्रूव कर दें बैलेंस शीट से ऊपर जाके, है ना. तो ये ऑडिटर का गलती था, जो जिसने साइन किया था उसका गलती था. सो बेसिकली आपको भी ये ध्यान में रखना है कि इन एफसीआरए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 50% से ज्यादा ना हो. देन FC4 में जो क्लोजिंग बैलेंस जाता है बैंक का, कैश बैलेंस, एफडी बैलेंस, ये तीन क्लोजिंग बैलेंस एग्जैक्ट रूपी टू रूपी, मतलब उसमें 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए. रूपी टू रूपी मैच विथ योर बैलेंस शीट में जो आप दिखा रहे हैं बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस या आपका जो एफडी का बैलेंस है. अदरवाइज 1 रुपए का भी डिफरेंस है तो क्वेरी आने के चांसेस है. करेक्ट. सो दिस इज रिलेटेड टू एफसीआरए और फाइनलाइजेशन. सो दिस इज द एंड ऑफ द स्लाइड्स. तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं आप चैट में लिखें. सब ऑफ द क्वेश्चंस जो मुझे ध्यान में आए थे मैंने खुद बना लिए एफएक्यूज. आप अपने भी क्वेश्चंस लिखें. वी विल स्टार्ट क्वेश्चन आंसर राउंड वेरी शॉर्टली. मेरे कुछ एफएक्यूज है जिसका आंसर जो अगर आप मैं खुद दे रहा हूं. फर्स्ट क्वेश्चन is there any specific format? No, there is no specific format of balance sheet, receipt, payment, income, expenditure account anywhere. ट्रस्ट में नहीं है, ट्रस्ट एक्ट में नहीं है, चैरिटी एक्ट में नहीं है, सोसाइटी एक्ट में नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट में भी नहीं है, एफसीआर एक्ट में भी नहीं है. So there is no specific mandatory format for finalization.
Is it mandatory to give notes on account along with the audit report? Yes. Audit note is very important part of your finalization. Audit report में very important document है, तो 1 पेज का 2 पेज का audit notes होना चाहिए, notes on account होना चाहिए. ये ऑडिटर को पता है क्या है, बिकॉज कंपनीज में डिफाइंड है कि क्या नोट्स ऑन अकाउंट्स रहेगा. योर ऑडिटर कैन अडेप्ट आउट ऑफ इट कि उसमें क्या क्या रहेगा. आई गिव यू द एग्जांपल, डेप्रिसिएशन कैसे गिना है, नोट्स में जाएगा. आपका ग्रांट रिकग्निशन का क्या पॉलिसी है, नोट्स में जाएगा. आप कौन सा अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस, उसमें जाएगा. अगर आप ट्रस्टीज को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, उसका कुछ डिस्क्लोजर है, नोट्स ऑन अकाउंट्स में जाएगा. तो इस तरह से आपके ऑडिटर डिसाइड करेगा क्या नोट्स ऑन अकाउंट में जाएगा. बट नोट्स ऑन अकाउंट का एक पेज होना चाहिए अलोंग विथ योर ऑडिट रिपोर्ट. इट इज अ गुड प्रैक्टिस. सेकेंड इज प्रीवियस ईयर फिगर. आपने कंपनीज के बैलेंस शीट देखे होंगे, उसमें करंट ईयर का, करंट ईयर फिगर्स का है, तो वो कंपेयर करेगा कि लास्ट ईयर से इस ईयर में इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीज हुआ है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव प्रीवियस ईयर फिगर. एनजीओ में कोई नहीं देता है, बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस दे रहे हैं इस तरह से. बट इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू गिव प्रीवियस ईयर फिगर अलोंग विद द करंट ईयर फिगर. तो जो अमाउंट के कॉलम्स है वो 2 बनेंगे, जिसमें एक प्रीवियस ईयर का रहेगा, पिछला वाला, आगे रहेगा करंट ईयर का फिगर्स. क्या हर एक प्रोजेक्ट का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट देना है? तो अगर फंडिंग एजेंसी मांग रही है तो आपको बनाना चाहिए, बट इट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ योर टोटल ऑडिट रिपोर्ट, है ना. अगर आई एम द थर्ड पार्टी और मुझे अगर 80-90 पेजेस का ऑडिट रिपोर्ट मिला है, जिसमें बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह है, और उसके पीछे सारे 20-25 प्रोजेक्ट का बैलेंस शीट, रिसिप्ट, पेमेंट सब कुछ दिया हुआ है, तो मैं नहीं पढ़ूंगा, है ना. तो इन योर ऑडिट रिपोर्ट, जो आपका ऑडिट रिपोर्ट है, जो इनकम टैक्स में जाना है, जो एफसी में अपलोड होना है, उसमें सिर्फ उसके एनेक्सेस जाएंगे या उसकी समरी जाएगी. हर प्रोजेक्ट का इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट अगर आप सेपरेटली बना रहे हैं तो उसके साथ नहीं अटैच करना है. वो बनाइए आपके इंटरनल पर्पस के लिए. आपको फंडिंग एजेंसी को देना है तो उस पर्पस के लिए आप बनाइए, बट वो सबके अलोंग विथ द ऑडिट रिपोर्ट नहीं जाएगा. कौन सिग्नेचर करेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैनेजिंग ट्रस्टी, बट इन माय ओपिनियन मिनिमम 2 सिग्नेचर्स तो होने चाहिए फ्रॉम योर एनजीओ. ऑडिटर तो करता ही है, उसके अलावा आपके एनजीओ से 2 लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए, मैनेजिंग ट्रस्टी और अनदर बोर्ड मेंबर. कि जो ट्रेजरर है तो वेरी गुड, प्रेफरेबली अगर ट्रेजरर है तो ट्रेजरर और मैनेजिंग ट्रस्टी 2 लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए. अगर आपके यहाँ सिर्फ सीईओ सिंगल साइन कर रहा है तो नहीं चलेगा. अगर सीईओ है तो आस्क अनदर बोर्ड मेंबर जो फाइनेंस वगैरह में जिसको पता चल रहा है, उसको भी बोलिए कि आप साइन करें. तो 2 लोगों की सिग्नेचर इज मस्ट. कितने पेजेस होने चाहिए, अभी मैंने जैसे बताया, अगर 80-90 पेजेस का ऑडिट रिपोर्ट होगा तो कोई नहीं पढ़ेगा. सो और 2-3 पेज का होगा तो भी कोई नहीं देखेगा कि ये क्या है, सिर्फ 2-3 पेजेस का. सो यू नीड टू बैलेंस कि आपके कितने पेजेस होने चाहिए, है ना, क्या करना है क्या नहीं करना है. हेडिंग, टाइटलिंग एंड नंबरिंग. तो जो भी एनेक्सेस के नंबर लिखते हैं उसके ऊपर हेडिंग होता है, तो क्रॉस चेक कर ले सारा फाइनल करने से पहले. I think I have answered all. So thank you so much. So this is my email and WhatsApp address. I generally don't pick up the call because of my busy schedule. So generally call pay, it is very difficult to give you oral advice. I request you either write an email to me if you have any query related to this or else, or WhatsApp me on this number. I'll try to answer it. Not immediately, but I'll try to answer within 1 or 2 days. तो अगर अर्जेंट नहीं होता है तो जनरली 1-2 दिन में I'll answer.
these are my social media accounts. You can follow me in YouTube. चैनल है, बहुत सारे वीडियोस है, दिस काइंड ऑफ नॉलेजेबल वीडियोस, और पोस्ट वगैरह भी करता रहता हूँ, तो आप देखिए. एंड डेफिनेटली आई विल डू दिस काइंड ऑफ, सी दिस इज नाउ न्यू नॉर्मल. हमको ऐसे ही पढ़ना लिखना पड़ेगा, ऐसे ही सीखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कोविड, एंड अब पता नहीं कब ट्रैवल कर पाएंगे. सो वी विल बी इन टच. आई विल शेयर यू माय नेक्स्ट इवेंट, नेक्स्ट जो भी वेबिनार करने वाला हूँ कॉम्प्लायंस के बारे में. शेयर योर फीडबैक, तो उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना. तो आपके फीडबैक जो भी है, अच्छे बुरे जो भी फीडबैक है, काइंडली शेयर इन दिस व्हाट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस. इट मोटिवेट्स अस. तो thank you so much for watching this 2 hours long, and if you have any query, write to me, and hopefully आपको बहुत कुछ समझ में आएगा. बहुत कुछ क्वेरी होगी, बट जैसे जैसे आप फाइनलाइज करते जाओगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, डेफिनेटली आप लर्न करते जाओगे, एंड इट विल हेल्पफुल टू यू. So thank you so much. I'll end this here, and once again I thanks to all of you, and good evening, and take care. Stay safe in this COVID. Thank you so much.